नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। ध्यान दीजिए। सम्राट, और ये मुगल वंश के सम्राट हैं, और ये मकबरा इनका कहां पर है? तो ध्यान दीजिए मित्रों, बाबर, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का मकबरा। काबुल, बाबर का मकबरा काबुल में, अफगानिस्तान में। अकबर, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा। देखिए, आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, सिकंदरा में, वहां पर है आगरा। अब देखिए, जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शाहदरा, ये आपका लाहौर में है, लाहौर। तो देखिए, बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर सिकंदरा में जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहांगीर, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, लाहौर में। अब ध्यान दीजिए, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वो था रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने सर्वप्रथम जिस वंश से, जिस वंश से अपने वैवाहिक संबंध, अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, स्थापित किए, तो वो था मित्रों क्षत्रियों का कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। देखिए मित्रों, राजा भारमल कछवाहा क्षत्रिय थे, और इनकी पुत्री थी जोधाबाई। राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जोधाबाई। तो ये प्रश्न
पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि अकबर ने सर्वप्रथम जिस वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो वो कछवाहा वंश थे। कछवाहा वंश के राजा थे राजा भारमल और उनकी पुत्री थी जोधाबाई। देखिए मित्रों, अकबर की उदारता के कारण ही उसको महान कहा गया है। एक हिंदू होने के बावजूद अकबर से विवाह के बाद ऐसा नहीं था कि अकबर ने उनको पूजा करने से मना किया। राजमहल में अलग पूजा घर था जिसमें जोधाबाई पूजा किया करती थी और अकबर जो था वो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। मित्रों देखिए, अकबर की लोकप्रियता का कारण, अकबर की लोकप्रियता का कारण देखिए, अकबर की लोकप्रियता का क्या क्या कारण था। एक तो धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, उदार नीति, उदार नीति, उदार नीति, मनसबदारी, मनसबदारी, भू राजस्व, भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति, इसमें टोडरमल का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए मित्रों, अकबर की लोकप्रियता का क्या कारण था। धार्मिक सहिष्णुता, उदार नीति, मनसबदारी प्रथा, भू राजस्व नीति। देखिए मित्रों, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास के लिए आप संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर। आगे ध्यान दीजिएगा, 16 कुल की नीति, 16 कुल की नीति, 16 कुल की नीति ये किसके द्वारा चलाई गई थी मित्रों। ये अकबर के द्वारा चलाई गई थी। 16 कुल की नीति अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा चलाई गई थी। अब देखिए, अकबर के जो कुछ प्रमुख युद्ध हैं उन्हें जरा ध्यान दें। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये था 1556 में ईस्वी, और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हिंदू राजा था ये हेमू, हेमू, और अकबर इसमें विजयी हुआ और हेमू इसमें पराजित हुआ था। अब यहां पे अगर ये पूछा जाए कि पानीपत का वास्तविक युद्ध, पानीपत का वास्तविक युद्ध, तो ये मित्रों हुआ बैरम खान, बैरम खान और हेमू के बीच। क्योंकि वास्तविक युद्ध बैरम खान और हेमू ने लड़ा। इसका कारण क्या था
क्योंकि अकबर जो था उस समय अल्पायु था मित्रों। तो मैदान में बैरम खान जो कि सेनापति था, उसने हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध का अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन प्रश्न कई बार आया है। भारतीय राजा तो वो था अकबर। देखिए, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो जिस समय वो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय भारत में राजा कौन था? तो वो था मुगल सम्राट अकबर। ये देखिए मित्रों, अब यहां पे ध्यान दें, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो वो दी थी मित्रों मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन। तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि, ये चित्रकला के क्षेत्र में मित्रों ध्यान दीजिएगा, तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन को। अब यहां पे ध्यान दें, वह मुगल सम्राट जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है, कहा गया वह था मित्रों सम्राट अकबर। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है। तो एक बार फिर से देखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन भारतीय राजा अकबर ने जरी कलम की उपाधि चित्रकला के क्षेत्र में किसको दी? तो मोहम्मद हुसैन को दी। वह मुगल सम्राट जिसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है, सम्राट अकबर था। मित्रों, आपके लिए हम सहायक समीक्षा अधिकारी LTGIC PCS 2024 और तमाम लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए जो हम एक विशेष सीरीज लेकर के आए हैं, इसका आप लोग लाभ उठाइए और अच्छे से आप लोग याद करिए। और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। तो यहाँ पे ध्यान देना है
कि मित्रों संस्कृत बहुत ही जटिल थी और जनसाधारण की समझ से भी बहुत दूर थी। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। ये बहुत ही सरल भाषा थी और आम जनमानस की भाषा थी। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए परीक्षा में प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया था, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, अगर परीक्षा में स्वामी दयानंद सरस्वती ना हो तब आप क्या लगाएंगे? आर्य समाज का नारा। आर्य समाज। आर्य समाज। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और नारा क्या दिया? गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। गो बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो। देखिए एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफा स्थित है। एलिफेंटा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। देखिए एक तरफ आप लिखेंगे वंश और दूसरी तरफ लिखेंगे उनका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक। तो यहां पर पांड्य राज्य। पांड्य राज्य। पांड्य राज्य का जो प्रतीक था वो था मित्रों मछली। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह था मछली। चोल। चोल का था बाघ। बाघ। तो पांड्य राज्य का चिन्ह मछली
चोल का क्या था? बाघ। पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का संस्थापक ये था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का संस्थापक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था मित्रों धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। अब ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में। बिहार, ये ध्यान दीजिएगा। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। प्राचीन काल में नालंदा, विक्रमशिला ये बहुत ही जाने माने विश्वविद्यालय थे, जहां पर दूर दूर से आकर के विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म को अपनाया, जबकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया था। और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था। देखिए धम्म की नीति, धम्म की नीति ये सम्राट अशोक से संबंधित है। अशोक दीन ए इलाही, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित। अकबर। तो धम्म की नीति किससे संबंधित है? अशोक।
दीन इलाही अकबर। नवरोज का त्योहार, नवरोज का त्योहार, नवरोज का त्योहार मनाना प्रारंभ किया बलबन ने। बलबन ने। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। देखिए, प्लासी एक युद्ध नहीं विश्वासघात था। अगर ये आपके परीक्षा में कथन और कारण में पूछा जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि प्लासी एक युद्ध नहीं विश्वासघात था। देख लीजिए, युद्ध नहीं विश्वासघात था, विश्वासघात था। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला, लेकिन जब दोनों का आमना सामना हुआ तो मित्रों ये बात देखते ही बनती है कि गंगा के किनारे आमने सामने होने के बाद भी युद्ध न हो सका और नवाब सिराजुद्दौला को वापस लौटना पड़ा। इसीलिए विश्वासघात के लिए अगर आ जाए तो वो प्लासी का युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसका परिणाम क्या रहा? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम बिहार में है। बिहार में है। और यह अष्टभुजी मकबरा है। यह एक अष्टभुजी मकबरा है। मकबरा है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और इसकी विशेषता यह है कि ये मकबरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह एक अष्टभुजी मकबरा है। प्लासी का युद्ध नहीं एक विश्वासघात था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। देखिए मित्रों, हम आपके लिए एक एक प्रश्न चुन करके छांट करके ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफल बनाना है। इसलिए आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और याद करिए। चाहे तो कॉपी में आप इसे नोट भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियो हैं, उनको आप बाइफरकेट करके आप उसको बना लीजिए। अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है
तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर ये है आपके सामने 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।